बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और यकीनी तौर पे आज भी हमारा प्रोग्राम आप देख ही रहे होंगे जो पीएसएल के हवाले से। पीएसएल का सीज़न 8 है और अब तकरीबन अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए अब एक हफ़्ता और एक दिन का वक्त रह गया है कि पीएसएल का फ़ाइनल खेला जाएगा 19 मार्च यानी इतवार के रोज़। उस वक्त तक हम आपके साथ ही हैं और मुकाबले हो रहे हैं जी, ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। कल फिर एक और मुकाबला हुआ जिसमें 242 रन बनाए पेशावर ज़ल्मी ने और वो अपना जो भी टारगेट दिया मुल्तान सुल्तान को वो उसने हासिल कर लिया। ये दूसरी मरतबा हुआ कि 240 प्लस का हदफ हासिल करने में कामयाब हुई है टीम। इससे पहले भी हमने इस टूर्नामेंट में देखा और इस टूर्नामेंट में हमने ये भी देखा कि 200 का हदफ बआसानी अचीव हो रहा है। 200 रन्स कई मरतबा अबूर हुए हैं। ये पिंडी की पिच का खासा इस PSL 8 के सीज़न में हमें नज़र आया। पिंडी की पिच को अगर तफसील से उस पर मैं बात करूँ तो 192 रन्स अब से 2 मैच कबल तक का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर था। 192 भी बहुत बड़ा स्कोर होता है। तो क्या ये सवाल उठ रहा है जो पिंडी की पिच के ऊपर ये जायज़ है या नहीं है, इस पर आज मैं बात करूंगा। और उसके अलावा दूसरा मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान भी आज मुकाबला करेंगे, जो आज का पहला मुकाबला होगा। कल खेले जाएंगे 2 मैचेस और बहुत अहम मुकाबला है ये। कोयटा ग्लैडिएटर को कामयाबी दरकार है और पेशावर ज़ल्मी भी कोशिश करेगी कि वो भी जीते, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान ही अब चौथी स्पॉट के लिए मुकाबला हो रहा है। इस पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बदियुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत? मैं ठीक हूँ जी, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। पर्चे वर्चे लाए में आज खैरियत? ये आपने जो दिया है, और ये क्या बात करने की जरूरत कि मैंने दिया है? मैंने तो किसी और काम का पर्चा आपने कहा था लिफाफे में डाल के दे रख दिया, वो पर्चा सामने रख दिया ये दिखाने के लिए कि मैं इतनी तैयारी करके आता हूँ। देखें इजाज शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर के हमारे इजाज शेख साहब बैठे हैं। कैसे हैं इजाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैर है। बिल्कुल खैरियत। ये बदियुज़्ज़मा भी पर्चा रख के बैठे हैं, कह रहे इजाज शेख के सामने पर्चा होता है तो मैं भी पर्चा रख के बैठूंगा। वो पर्चा जो है ना वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ इंप्रेशन झाड़ रहे हैं यहाँ बैठकर। ये सुनिए इनकी बातें जी। प्रचार अगले थोड़ा बेहतर होता है कि कंफ्यूज नहीं होता। कुछ 6 टीमें हैं, इंग्लिश प्लेयर हैं। नहीं ये वो बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा मैं तो इसलिए रखता हूँ। ये नहीं, ये वो बच्चा नहीं है, ये वो पर्चा नहीं है। इन्होंने दरखास्त लिखी है किसी के नाम, बस ये दरखास्त है। दरखास्त दे देंगे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के नाम। इन्होंने एक दरखास्त लिखी है, अजीब इंग्लिश में लिखी, उर्दू में लिखी है। इंग्लिश में लिखी भाईजान, एक तरफ इंग्लिश में है और दूसरी तरफ खाली है। भाई अंग्रेजी में दरखास्त लिख कर लाएंगे तो अब मैं क्या बताऊं मैं इनको? वजह मैं क्या बताऊं लोगों को? इनसे पूछ रहे थे, इन्होंने खुद पढ़ ली है जिसे लिखवाई थी। एजाज भाई मैंने आपको तो फोन किया था, आपने तो लिख के भेजी है, अब आप मुकर रहे हैं। नहीं तो फिर आप दोबारा से रीचेक करके ना, आप रीचेक करो, किसी और से सही करवाएं। मुझे इंग्लिश नहीं आती सही। भाईजान पिंडी में गर्मी ज्यादा पड़ रही है क्या आजकल? इजाज भाई लाहौर के आप कहें लेकिन पिंडी आपसे ज्यादा दूर नहीं है। पिंडी में बहुत गर्मी पड़ रही है क्या? जी वेदर तो बिल्कुल चेंज हुआ है, ये तो नहीं है कि नहीं भाई हुआ। मैंने पूछा इसलिए कि 242 रन 241 रन कोई टीम कर दे वो भी हार जाती है। तो ये कल जो पिंडी में हुआ ये तो ज़बरदस्त हुआ। T20 के लिए अच्छा है, PSL के लिए अच्छा है ये इस तरह के रन्स बनना। देखे, जब बैट रन्स उगलना शुरू करता ना तो फिर उसमें वेदर का जो रोल होता है, जो पिच का होता है, वो अपनी जगह। ये भी बड़ी गुड लक होती है किसी बैटर के लिए कि उसका बैटर जो बैट है वो रन्स उग रहा हो। अब ये अगर आज के इस मैच की बात कर ली जाए तो आप देखें कि 121 रन्स बनाए हैं रोसो ने मुल्तान सुल्तान के, और उन्होंने सिर्फ 41 बॉल्स खेले हैं। उसके अलावा अगर रिजवान की बात कर लीजिए, वो उसी पिच पे खेला था, सिर्फ 7 रन बना सके हैं। और शान मसूद साहब जो हैं वो सिर्फ 5 रन बना सके हैं। अनवर अली 24, उसामा 10। तो इसका मतलब है कि किसी एक बैट्समैन को ही वो पिच रास आई और वेदर और कंडीशन, जिसने 41 बॉल पर 8 छक्के 12 चौके लगाकर 121 रन, इतनी बड़ी इनिंग्स खेल दी। अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अगर पहली इनिंग्स की बात करी तो बाबर आजम ने 73 रन किए, साइम अयूब ने 58 रन बनाए, और बाकी किसने क्या किया? कैडमोर ने 38, मोहम्मद हारिस ने 35, हसीबुल्ला, अजमतुल्ला, वहाब रियाज, इन्होंने कितने किए? एक ने 7 किए, एक ने 16 किए, एक ने 7। तो इस तरह एक पिच वही थी, बॉलिंग का लेवल था, सारा कुछ, कंडीशंस, वेदर, तो तमाशाई भी वही बैठे हुए थे, बैट बॉल, लेकिन वो नहीं 100 कर सके, 50 भी नहीं कर सके। तो एक बंदे ने लंबी इनिंग्स खेली है,
वो बहुत आला खेला है, तो कैरन पोलार्ड, ठीक है, और उन्होंने मैच का पासा पलट दिया। अच्छा बदी, इसमें अगर स्कोर देखें हम तो जो मुल्तान के स्कोर में 5 वाइड शामिल हैं, 5 रन वाइड के शामिल हैं, और पेशावर के स्कोर में 4 रन वाइड के शामिल हैं। तो इतना एक्स्ट्रा भी रन नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा स्कोर किया और उसको चेस भी करवाया। देखिए आसिफ भाई, फ्लैट विकेट है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल फ्लैट विकेट है। और जिस तरीके से टॉस जीतकर बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी ने, और आप बैटिंग देख रहे थे तो बॉल जो है वो बैट पर आ रही थी, चाहे वो बाबर बैटिंग कर रहे थे, सैम अयूब बैटिंग कर रहे थे, तो बॉल बैट पे आ रहा था। आप मुझे बताएं 136 रन की दोनों की पार्टनरशिप हुई है, और ये तीसरी इनकी जो है वो 134 रन की, तो इस तरह की पार्टनरशिप हो रही है, तो बैट बिल्कुल बॉल पे आ रहा था। कभी ऐसा होता है ना कि अभी आप मैच शुरू होता है तो शुरू के 4-5 ओवर ऐसे होते हैं जिसमें बॉल स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, और थोड़ा ऊपर भी आता है, बाउंस भी होता है, लेकिन ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई कल के मैच में। और बिल्कुल पहले बॉल से बॉल सीधा था, जिसकी वजह से उनको बड़ा अच्छा मौका मिला, उन्होंने बड़े लंबे रन्स कर दिए। तो यहाँ पर यही है, हम जो बात कर रहे थे उस दिन आलिया से भी बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे कि पिचेस के म्यार को हमने थोड़ा सा बेहतर करना पड़ा। इस पे इंतजाम ने भी बात की है कि पिचेस के म्यार को हमें थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। बात कर दी तो फिर बात खत्म, म्यार को बेहतर करना पड़ेगा, इस वजह से कि अब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ बैट्समैनों के लिए सब कुछ रखा गया है, बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं। आईपीएल आप भी देखते हैं, आईपीएल इजाज शेख भी फॉलो करते हैं। आईपीएल में देखिए 130 में टीम आउट होती है, 140 में भी आउट होती है। आईपीएल में रन ज्यादा बनते हैं, रन बनते भी हैं, लेकिन जहां देखिए जरूरत होती है तो वहां पर आप बहुत सारे पिछला एडिशन अगर आप देखें तो वहां कम रन भी बने। तो कहने का मकसद है आप थोड़ा बहुत विकेट या स्पिनर के लिए या फास्ट बॉलर की थोड़ा सा विकेट में होना चाहिए। अगर आप 241 रन 242 रन चेज होते तो इसका मतलब है कि विकेट में कुछ भी नहीं है। और बैटिंग परफॉर्मेंस देखिए, सभी तो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसने ओवर खेले परफॉर्म, सैम अयूब खेला 58 रन कर गया, बाबर खेला 73 रन कर गया, कैडमोर खेला उसने 40 रन कर दिए, फिर उसके बाद जो आपका हारिस आया उसने 13 बॉलों पे जो है वो 35 रन कर दिए, जिसको मौका मिला उसने रन किए। ये ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, और नीचे अब जब आउट हो जाते हैं तो फिर वे नीचे वालों को तो आगे हिट ही करना होता है। फिर उमर जई ने आगे 2 छक्के मार दिए, तो ये रन ही बने आ रहे हैं, चाहे वो बॉलर आके मारे। अनवर अली को आप देखें, कल 66 रन खाने के बाद उसने आगे जो बैटिंग की, रेलवे रुसो के आउट होने के बाद थोड़ा सा मैच में ऐसा हो गया था कि हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उसामा ने आगे पहली बॉल पे छक्का, फिर उसामा ने फिर दूसरी बॉल पे छक्का मार दिया। उसामा जैसा लड़का छक्के मार रहा है, तो इस तरीके आप बॉलिंग के म्यार को देख सकते हैं कि इजाज शेख साहब, आप दुनिया की दूसरी लीग के साथ मुवाजना अगर पीएसएल का करते हैं तो इसकी बॉलिंग को आप हमेशा ऊपर रखते हैं, सब ने एक है, लेकिन इस म्यार आज जो ये मैच हुआ, कल जो ये मुकाबला हुआ, इससे पहले जो मुकाबले हो रहे हैं खास तौर से पिंडी में, ये तो पीएसएल की साख के लिए थोड़ा सा खतरा है। अच्छा, मैं इससे हट के थोड़ी सी बात करूँगा कि जब से होश संभाली है, भाई क्रिकेट का भी पता नहीं था, तो पाकिस्तान का एक मसला था महंगाई। तो आज हमारी 50 साल से ज़ायद उम्र हो गई है, तो ये महंगाई का मसला ख़त्म नहीं हुआ, ना लोड शेडिंग ख़त्म हुई। और जब से ये क्रिकेट बोर्ड वजूद में आया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू हुई है, जब से हमें पता चला है कि क्रिकेट क्या होती है, हॉकी में फ़र्क क्या है, बैट होता है, बॉल होता है, उस वक्त से हम ये भी सुन रहे हैं कि पिच का मसला और बॉल का मसला भी ये जूं का तू ही रहा है। और मेरा ख्याल है जब तक ये ज़िंदगी है, जब तक ये क्रिकेट चलेगा ना पाकिस्तान का, ये मसला भी कभी ख़त्म नहीं होगा। ये पिच जो होती है, ये ख़ास तौर पे पिंडी हो या मुल्तान हो, इस तरह के जो शहर हैं, वहाँ पे शायद क्यूरेटर्स जो बनाने वाले हैं उनका शायद लेवल वो नहीं है जो कराची में है या लाहौर में है। लाहौर में हाजी बशीर साहब थे और आगा जाहिर साहब, वो उनको सुपरवाइज करते थे, वो खुद तो मटेरियल डालते हैं ना, टेस्ट क्रिकेटर जो होते हैं, उनके साथ जो पूरा स्टाफ होता है वो पिच बनाता है, और पिच पे ग्रास भी होती है, ग्रास को काट दिया जाता है, बिन नमी रखी जाती है, 9-9, 10-10 पिच बनाई जाती हैं, उसके बाद एक सिलेक्ट की जाती है कि सुबह किस पिच पे मैच होएगा। तो उसी सूरत हाल के तनाज़र में अगर देखा जाए ना, अगर पिंडी पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहा, अगर वहाँ पे शकील शेख साहब भी मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पे क्रिकेट से वाबस्ता, तो उसके बावजूद ये सब कुछ ही अगर होना है तो फिर ये इस पे तो दुआई की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। जहाँ तक आप विकेट पिचेस की बात कर रहे हैं, देखिए कोरिटर जो है आपका ऐसा होना चाहिए जिसको पता हो कि हमने इंटरनेशनल की विकेट कौन सी बनानी है, डोमेस्टिक की कौन सी बनानी है, और फिर पीएसएल में किस तरह की विकेट बनानी है, पीछे गाइडलाइन। अब आगा जाहिद साहब को जो है पहले आए, फिर आपने उनको वार कर दिया, फिर लेके आ गए, तो ये चीज़ें अब वो अपना जो वक्त है इस चीज़ में गुजार चुके हैं। तो मेरे ख्याल में आपको जैसे रमीज राजा आए थे, उन्होंने कहा था कि हम बाहर से क्यूरेटर को, खान साहब ने, वसीम खान ने बिल्कुल कहा था कि हम लेके आएंगे। याद है
वसीम खान साहब ने उठाया, फिर रमीज राजा साहब ने उठाया बिल्कुल बड़ी ऐसा ही है। संजीदगी के साथ। लेकिन ये जो क्रिकेट बोर्ड अब आया है, इसका मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका मकसद इनका यही है, मकसद तो 3 कुछ महीने है ही पूरे होंगे। देख वही वाली इजाज 4 महीने का इजाज इनको भाई टाइम जो है, कल बात 120 कर रहे दिन थे, इनको अपना नहीं पता कि वो कल होंगे या नहीं होंगे। ये निगरान हुकूमत में चल रहे हैं, अभी इलेक्शन होने, इलेक्शन के बाद किसकी हुकूमत आनी है। अगर दोबारा पीटीआई आ गई तो यहाँ चेयरमैन भी नया आ जाएगा, दोबारा पीपल्स पार्टी आएगी तो चेयरमैन भी दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ हुकूमत के साथ साथ बोर्ड भी बदल जाता है, चेयरमैन भी बदल जाते हैं। तो यही तो वजह है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो ऊपर नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप इसको क्रिकेट बोर्ड को जब अपना ही कमाता है, अपना ही रेवेन्यू खर्च करता है, अपना टैक्स देता है, तो फिर इसको हुकूमत इसमें इन्वॉल्व क्यों होती है? मेरे ख्याल में नहीं चलें, होनी चाहिए। ये सवाल बदी ने उठा दिया जो देरीना सवाल है कि हुकूमत अलग क्यों नहीं होती। ये 60s की बात है। मिड 60s में अयूब खान साहब जब सदर पाकिस्तान थे तो उन्होंने ये किया था कि सदर को पेटर्न बना दिया गया था, या क्रिकेट बोर्ड ने उनको ये एजाज़ी दी थी। एजाज़ बल्कि क्रिकेट बोर्ड ने उनको एजाज़ ये दिया था, और उसके बाद से ये चला आ रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, दूसरे मुल्कों में बहुत कुछ होता है, वो मैं आपको बताऊँगा इस ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था, दीगर ममालिक में भी हुकूमती इंटरफेरेंस होती है। श्रीलंका में अगर आप देखें तो वहाँ टीम अनाउंस जो होती है उस पर जो सिग्नेचर करता है फाइनल, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर करता है। अफ़गानिस्तान में ऐसा होता है कि हुकूमत बदली तो बोर्ड भी बदल जाता है। इंडिया में तो अदालत तक ने क्रिकेट बोर्ड चलाया। जब मुगदल कमीशन आया था और दीगर मामला थे तो अदालत में केस था, और वहाँ के तो जो स्पोर्ट्स के जो सिटिंग मिनिस्टर्स होते हैं, शरद पवार साहब हों या कोई और हों, वही क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी होते हैं। तो ये होता ही है। ये पाकिस्तान पे खाली एक नाम लगाना कि सियासी इंटरफेरेंस होती है या हुकूमती इंटरफेरेंस होती है, ये तो हमारे खित्ते का खासा रहा है। आप बात कर लेते हैं उसी मुकाबले की जो कल हुआ। मुल्तान ने मुकाबला जीता, पेशावर ज़ल्मी ने हारा। पेशावर ज़ल्मी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बाबर आजम की मुश्किलात, कल बाबर आजम आए भी नहीं थे, मतलब एक इनिंग के बाद वो आए भी नहीं थे। जब फील्डिंग शुरू हुई तो मुझे तरह से ये कैटमोर को मैंने कप्तानी करते हुए देखा, तो मैंने फिर फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा वहीं पिंडी में, तो मुझे पता चला जी कि उनको बुखार हो गया है और जिसकी वजह से वो ड्रेसिंग रूम में ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा वो बेहतर फील नहीं करते जब पूरे ओवर ही नहीं आए। वरना एक ऐसा होता है जब मैच एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है तो वहाँ कप्तान अंदर आ जाता है। जैसे माद वसीम 2-3 मतलब आए थे, चले गए थे, उस पर मैच फंसा हुआ था। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इनकी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से नहीं आए। और वजह समझ नहीं आती अब। नहीं, वो बुखार हमें बाद में हमने टीम के जो उनके मीडिया मैनेजर उनसे भी पूछा, भी मीडिया ग्रुप में भी डाला कि उनको बुखार हो रहा था। तो देखिए, जहाँ तक आपने मैच की बात की, अब मुल्तान ने जिस तरीके से चेस किया, अब जो पेशावर और बात आप कर रहे हैं पेशावर की और उसकी कोयटा की, अब देखें अगर पेशावर की टीम मैच जीत जाती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशावर की टीम चौथी टीम बन जाएगी, क्वालिफाई कर लेगी। अगर पेशावर की टीम हार जाती है और कोयटा की टीम जीत जाती है तो फिर सिचुएशन वही आ जाएगी रन रेट पर। रन रेट काफी बेहतर हुआ है कोयटा का और पेशावर का कम हुआ है। तो पेशावर का कम हुआ है। देखिए हैं दोनों माइनस में। मैं आपको बता रहा हूँ -0.54 जो है वो अपना पेशावर ज़ल्मी का है, और -1.120 जो है वो मेरे ख्याल में इसका है कोयटा का, यही वाला है। और अगर पेशावर की टीम हारती है तो फिर कोयटा को बड़े मार्जिन, आज अगर कोयटा की टीम जीत जाती है तो फिर पेशावर को अपना मैच जीतना लाजमी होगा। पेशावर को मैच जीतना लाजमी होगा। एजाज शेख साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? कोयटा या पेशावर दोनों का मुकाबला होगा तो आप पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सूरत हाल क्या है कि कोयटा की हार की सूरत में पेशावर की टीम जो है वो ऑटोमेटिकली प्ले ऑफ मरहले में पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक है। और अगर कोयटा जीते तो इतवार को पेशावर ज़ल्मी के लिए ये ज़रूरी होएगा कि इस्लामाबाद के खिलाफ वो फतह समेटे। हाँ, पहली सूरत तो ये है कि इस्लामाबाद से जीते। नहीं, इस्लामाबाद जीते उसके बाद उसके रन रेट इजाज़ में सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे ठीक है। और जहाँ तक की बात तो इजाज़ भाई की ठीक है। हाँ, अगर कोयटा जीत गया जो मैच है तो फिर पेशावर हारने की सूरत में फैसला रन रेट पे होगा। अच्छा, इस वक्त रन रेट मैं आपको बता दूं, पेशावर ज़ल्मी का रन रेट है -0.584 और कोयटा का रन रेट है -1.120। तो पेशावर का रन रेट अच्छा बेहतर है, काफी बेहतर है, काफी बेहतर है जी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये दोनों टीमों के लिए अभी भी इक्वल चांसेस हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो टीम हारी हो, जिसको हमने मेरे जैसे मतलब 5-6 मैच पहले कह दिया कि अब ये लगता नहीं है
कि प्ले ऑफ में पहुंचे, तो ये मुमकिन है कि क्रिकेट का खेल है, अब पूरा फाल किसके हक में निकलता है ये तो वक्त ही फैसला करेगा। अब ये है कि लेकिन ये इजी नहीं लेंगे दोनों, पेशावर हो या ये कोयटा ग्लैडिएटर वाले, क्योंकि ये डू और डाई वाला अब टाइम आ गया है, तो उनके लिए ये जीत बहुत ज़रूरी है। तो अगर यहाँ से ये क्लिक कर गए तो आगे जाके जो प्ले ऑफ फेज होएगा उसमें ये दूसरी टीमों के लिए भी वो बाल बनेगी। अच्छा, एक और मुश्किल मरला अगर ये एक बात जो बदीस ने अभी की थी कि बाबर आजम नहीं आए थे एक इनिंग में, तो क्या बाबर आजम प्रेशर में तो नहीं है? वो प्रेशर जो उनके ऊपर डाला जा रहा है या डल मुख्तलिफ जगह से जो बातें आ रही हैं, उन्होंने एक बात की है एजाज भाई से। एजाज भाई आपका मौक़िफ़ क्या है? बाबर आजम इज ओके फाइन? आइडिया ही दे सकता हूँ, कंफर्म नहीं, ना किसी से बात हुई है, तो ये हल्का फुल्का दबाव तो होगा। ये तो नहीं कि जो इंसान है, ये कोई मशीनरी तो नहीं है, कोई चेयर पड़ी हुई तो नहीं है लकड़ी की, ये रोड़ा वट्टा तो नहीं कि पड़ा तो पड़ा रहे, टेंशन तो हुई। हाँ जी, ये टेंशन तो उन्हें हुई होगी, ये तो पक्की बात है कि फिर मैच हार के इतना ज्यादा स्कोर करके एक लगता तो ऐसा कि हम एकतरफा तौर पर जीत जाएंगे, लेकिन वो हारे, उन्हें टेंशन तो हुई होगी। सेकेंडली ये है कि बड़े मैच के जो बड़े प्लेयर होते हैं इन चीज़ों को बॉर्डर नहीं करते, वो इंजॉय करते हैं, इजी लेते हैं। जिस तरह पब्लिक की टेंशन होती है मैच हार पे, उस सूरत में ये क्रिकेटर्स की नहीं होती। आप भी क्रिकेटर्स के साथ मिलते हैं आफ्टर मैच भी, बिफोर मैच भी, तो आपको भी पता है कि वो कितना को इसको सीरियस लेते हैं। बड़ी बड़ी टीम से हार जाते हैं, बड़े अहम मौके पे टीम आ जाती है, बिल्कुल सीरियस लेते हैं। मैं जो बिहेव होता है वो आप लोगों को पता है। इस हवाले से मैं ये कितना इजी लेते हैं। नहीं, सीरियस, बहुत सीरियस लेते हैं। रिजवान, मोहम्मद रिजवान जो कप्तान है कोयटा के, उनसे मेरी बातचीत चल रही है इंटरव्यू के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए। तो मुल्तान के जो कप्तान है, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस वक्त कुछ भी नहीं, इंटरव्यू मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि प्ले ऑफ में पहुंच जाऊं, मेरा ये मकसद है। देखिए ये तो बात ये चीज़ है फोकस। आसिफ भाई, कप्तान जो होता है ना उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं जब वो जीत रहा होता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब हार मुसलसल, देखें आप, रिजवान की टीम जीत रही थी तो रिजवान हो रहा था। जब रिजवान की टीम हारने लगी तो आपको भी नजर आने लगे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, वो थोड़ा सा घबराया हुआ है, सब कुछ होता है। तो ये चीज़ें प्रेशर में आपके सामने आ जाती हैं। और दूसरा जो आपने बात की कि बाबर आजम पे प्रेशर होगा, एक बात मैं बताऊं कि हमारे जो अपने ज़राए उन्होंने बताया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से किसी ने पूछा नहीं है कि आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनसे पूछना लाजमी है। और वो ये कह रहे हैं कि रिजवान ने भी ये कहा है कि वो किसी तौर पर रेस्ट करना नहीं चाहते, बाबर आजम भी रेस्ट नहीं करना चाहते, वो खेलना चाहते हैं। लेकिन अभी तक बोर्ड के किसी बड़े ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप खेलोगे या नहीं खेलोगे। चाहिए कि नहीं पूछना। बदीउ जमात साहब, इस हवाले से बात हुई है, ये सारा जो फाइनल डिसीजन होएगा वो प्ले ऑफ फेज जो शुरू हो रहा है लाहौर में कल से, वहाँ पे जब ये टीमें पहुंचेंगी उस वक्त होगा कि आपकी राय क्या है, क्या आप आराम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, या आप फिर खेलोगे। तो उस सूरत में कुछ नया रिजल्ट सामने आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि उनको वाकई ड्रॉप कर दिया। अभी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, चांसेस हैं कि ये टीम के साथ भी जा सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। लेकिन ये कल जो जिस तरह बात की थी, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है कि उनका अपना डिसीजन क्या है। ये हारून रशीद साहब है ना, उनके बारे में क्या मशहूर है कि वो तो मोम का नाक है, जिधर मर्जी इधर मोड़ दे। हारून रशीद का काम नहीं, उनका काम नहीं, तो चेयरमैन पीसीबी करेगा। लेकिन एक बार सलीम भाई ने बड़ी अच्छी, आज मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, सलीम भाई की कोई भी बात मैंने पढ़ लिया, तो इसके बाद होता है कि उनकी बात में वजन होता है। मैंने उनकी ट्वीट भी देखी कल, उनकी बात में वजन होता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर आप बाबर आजम और रिजवान की मर्जी के खिलाफ जाते हैं तो आपकी टीम में जो है वो फूट पड़ सकती है। टीम में फूट डालने की कोशिश कौन कर रहा है? ये क्रिकेट बोर्ड ने ये खबर दी है बाहर। ये एक और बात, आप एक क्रिकेटर के बारे में हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो तनकीद करता है, ये नहीं करता है, लेकिन उसने कल एक, मैं सुन रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा मैं आपको ये कह देता हूँ, आज के प्रोग्राम के नहीं, आज के 10 दिन पहले का प्रोग्राम, कि ये प्लान बनाया जा रहा है, ये चीज़ें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से बाबर को हटाया जाए और कप्तान शाहीन को लाया जाए। ये मुस्तकिल तैयारियां की जा रही हैं। कौन है क्रिकेटर? तनवीर भाई आपके, तनवीर अहमद। अच्छा, लेकिन बात बहुत सारी करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अच्छी भी कर जाते हैं। 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, वो हमेशा से ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल, तनवीर अहमद। ये आपको भी लगता है एजाज भाई कि ये प्लानिंग का हिस्सा है? अगर प्लानिंग का हिस्सा है तो भाई बड़ी शर्म की बात है, गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा बहुत हुआ है पहले। वो शाहिद अफरीदी के, वो यूनुस खान के खिलाफ जो प्लानिंग हुई थी 2009 में, वो कितना अगली एपिसोड था वो, तो इस तरह से कितना
ये एक एग्जाम्पशन है फिलहाल, जब तक ये इस पे प्रैक्टिकली कोई चीज़ सामने नहीं आती। लेकिन अगर तनवीर ने ये बात की तो उसके पीछे सबसे पहले जो नज़र जाती है लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया पे जाती है। वो ये कि हो सकता है कि लाहौर कलंदर से वो क्योंकि आजकल रिलेटेड हैं तो उनको वो सपोर्ट कर रहे हों कि इनको पाकिस्तान टीम का भी कप्तान बना दिया जाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं यहाँ पे बड़ी अहम बात जी, अहम बात यह है कि अफगानिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए। जब भी फॉर्म में अब्रॉड में जब भी पाकिस्तान का मैच अफगानिस्तान के साथ होता है, हालांकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमसाया भी हैं, सारा कुछ है, और जो उनका रवैया होता है आपने इंग्लैंड में भी देख लिया, वर्ल्ड कप पे देखा, चैंपियनशिप में भी, जितने भी जहां भी जाके हमारा मैच अफगानिस्तान के साथ आता है तो वहां पे उनके सपोर्टर्स हमारे पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक करते हैं वो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान को जी पाकिस्तान को ये सीधे जीतने के लिए मैदान में उतरना होगा। और बाबर आजम अगर फिट हैं और उनकी अपनी मर्जी शामिल नहीं है तो मेरी राय, नाकसी राय यही है कि बाबर आजम को ही टीम की क़यादत करनी चाहिए। नाकिस राय नहीं, आपकी बड़ी सॉलिड राय है। नहीं, मैं बड़े सॉलिड आपने तजिया दिया। दूसरा ये कि आप T20 में अफगानिस्तान की टीम को कमजोर समझ नहीं सकते। उनके टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं वो देखिए किस तरीके से उनकी बॉलिंग देखें, राशिद खान है, मुजीब है, फिर फारूकी आपके कैसे आउट कर रहा है, वो जरादान है। तो ये ऐसे ऐसे प्लेयर उनके पास T20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, तो आप उनको हल्का कभी ले ही नहीं सकते। ये तो इन पिचेस पे आपके बल्लेबाजों ने भी रन बनाए, उन्होंने भी बनाए। ये तो पता चलेगा जब कंडीशन चेंज होगी, वहाँ की कंडीशन। शारजा उनका होम ग्राउंड है और वहां जाके वो मुसलसल खेलते भी हैं। पब्लिक होती है वो सपोर्ट करेगी अफगानिस्तान को, बिल्कुल करती है। देखिए आसिफ भाई अगर उसको कप्तानी से हटाते हैं और शहीन को लेते हैं तो फिर ऐसा ही है कि ये सिर्फ शारजा में रहने वाले लोगों की दिल आज़ारी जो पाकिस्तानी उनकी नहीं है, पाकिस्तानियों की भी है। और जहाँ कहीं भी कोई पाकिस्तानी उधर मौजूद है ना, क्योंकि हर बंदा पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी है वो पाकिस्तान को सिर्फ जीतना देखना चाहता है। तो उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि टीम कौन सी है, चाहे वो थर्ड क्लास टीम कोई कह रही हो। उनके लिए ये जीत है ना, जो फॉरनर है जो वहाँ पे रह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो बहुत कीनली देखते हैं, बड़ा उनमें प्यार होता है पाकिस्तानियों के लिए। आप हर जगह पे गए देखा, आपने खुद देखा। हम शायद वहाँ भी जाएं जहाँ मैचेस हो रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तो खैर PSL का सीज़न है, PSL के मैचेस हैं, एक हफ्ता अभी बाकी है PSL का फाइनल होने में, तो हम आपके साथ साथ ही होंगे। अभी भी हम आपके साथ हैं, बस एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि ब्रेक में क्या बातें होती हैं तो आप भी ना मेरी तरह से हंसेंगे, या आप फिर किसी को कुछ कहते कहते आप रुक जाएंगे। अच्छा क्यों हंसते हैं पता है? क्यों हंसते हैं बताओ ना। कहते हैं ऐसे करते हैं यार बताओ। मैंने ये आपकी वजह से तो मुझे भी हंसी आ गई, इन कैमरामैन को भी हंसी आ गई, और जो हमारे पैनल में बैठे लोग हैं उनको भी हंसी आई। एजाज शेख को तो हंसी नहीं आई। एजाज शेख साहब हंसते हैं लेकिन वो जाहिर नहीं होने देते। एजाज शेख ने देखा ही नहीं हुआ क्या है यहाँ पर। एजाज शेख साहब आपको मालूम ही नहीं यहाँ क्या हो गया ब्रेक में यार, इतना सब कुछ हो गया। वो हमारा प्रोड्यूसर कह रहा है बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए, हमारा प्रोड्यूसर कह रहा है। तो अब आप जवाब दें। जी उनकी राय का भी हम एहतराम करते हैं, हम पैदा ही एहतराम करने के लिए हुए हैं, जो कहते हैं ठीक कहते हैं। अच्छा शाहीन अफरीदी पे बस बात को खत्म करके आज के मैच पे आएंगे। शाहीन अफरीदी में कप्तानी के जरासीम हैं आपके ख्याल में T20? शहीन शाह अफरीदी में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। जब वो बॉल कर रहा होता है तो एक बिल्कुल ये सोच लेके वो बॉल कर रहा होता है कि मैं ज़रूर इसको आउट करूं। ये बहुत अच्छी चीज़ है एक फास्ट बॉलर में जो होनी चाहिए, सबसे बड़ी खूबी उसमें ही है। और मिलनसार भी बहुत है। अगर उसके अखलाकियात की बात कर ली जाए, वो कोई भी जर्नलिस्ट को देख ले, किसी पब्लिक मैन को देख ले, किसी बच्चे को देख ले, खुद खड़ा हो जाता है। वो आके उसको ऑटोग्राफ भी देता है, उसके साथ सेल्फी भी अगर बनवाना चाहे तो वो बनवा लेता है, कोई टेंशन नहीं दे रहा। यानी कि उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। ये तो मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है। कराची में मेरी ऑब्जर्वेशन भी है उसके बारे में। एक जर्नलिस्ट के साथ उसका एक मामला हुआ था, खैर वो छोड़ दें, वो तो पुरानी बात है। अगर किसी के आप चुटकी काटेंगे उसको दर्द होगी तो वो वही तो करेगा ना, कोई भी होए कुछ भी तो फिर ये तो चुटकी काटी थी उसने, और शाहीन ने उसका जवाब भरपूर दिया था। खैर वो बात बदी भी उसके गवाह हैं, सामने मौजूद थे। खैर ये बात कुछ और है। तो वो कैप्टनसी के लिए अभी तैयार नहीं है आपके ख्याल में?
कैप्टेंसी के लिए ये है कि लाहौर में जिस तरह वो अभी कर रहा है अपनी, एक लक भी होती है एक कप्तान के लिए। तैयार अभी है वो नेशनल टीम की कप्तानी के लिए कि नहीं, सवाल ये है सादा सा। अगर फौरी तौर पे एक मुख्तसर सा मैं जवाब दूं तो वो सिर्फ ये है कि अभी नहीं है। अभी नहीं है। आप बिल्कुल देखें, पीएसएल की कप्तानी करना, लाहौर की कप्तानी करना और पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना, इसमें बड़ा फ़र्क है। और अभी जो है आपको कम से कम साल 2 साल लगने चाहिए, उसके बाद आप कप्तानी की तरफ जाएं। अगर अभी आप परफॉर्म कर रहे हैं और एक तरफ कप्तानी की तरफ चले गए, और मुस्तकिल सबसे बड़ी बात यह कि शाहीन शाह अफरीदी ऐसा बॉलर है कि जो मुस्तकिल फिट नहीं रहता, कभी इंजरी का भी शिकार होता। अभी देखें कितने अरसे बाद वो 2-2.5 महीने बाद वापस आया है। तो एक बॉलर्स के लिए कप्तानी करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है ऐसी कंडीशन में, जो आपका टॉप ऑर्डर बॉलर हो, जो आपका मेन बॉलर हो, जो विकेट लेके देता हो, जो शुरू की ओवर करता हो। तो मेरे ख्याल में कम से कम आप वक्त दें, साल 2 साल। और आपने जो वाइस कैप्टन बनाया हुआ वो किस लिए बनाया हुआ भाई? बिल्कुल हाँ, वो उसको ये आपने तैयार किया हुआ है भाई, था। रिजवान को आपने तैयार किया हुआ है। रिजवान बेहतरीन कप्तान है, शादाब है। रिजवान बेहतरीन कप्तान है। मैं भी यही सोच रहा था कि दरमियान में अगर रिजवान है, शादाब है, तो वो पुराने भी हैं, तो उनकी मौजूदगी में हाँ ये चांसेस हैं कि अगर रिजवान पहले से बाहर बैठे हों, कोई ऐसा मसला हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई अनफिटनेस प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई और चीज़ नहीं नज़र आ रही, तो फिर इनको चांसेस दिए जा सकते हैं। ठीक है, आज का जो मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर मुल्तान सुल्तान का, उसमें कोयटा की टीम में कोई तब्दीली देख रहे हैं या कोयटा की टीम के अब कॉम्बिनेशन बन चुका है? मुझे लग रहा है कि वो टीम कॉम्बिनेशन में चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है, तो वो कोशिश उनकी यही होगी कि इसी टीम के साथ जाएं, इसी 11 के साथ जाएं और मुकाबला करें। दूसरी अगर आप मुल्तान की बात करें तो मुल्तान वाले इस वक्त रिलैक्स होंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। अपना मैच जीत कर वो प्ले ऑफ में पहुंच चुके हैं, तो उन पर प्रेशर नहीं होगा। वो अपना जो नेशनल गेम है वैसे ही खेलेंगे, वो कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हर टीम चाहती है कि हम कोशिश करके ऊपर की तरफ जाएँ। तो मेरे ख्याल में कोयटा के लिए आज का मैच जीतना और बड़े मार्जिन से जीतना लाजमी है। अगर आप बड़े मार्जिन से नहीं जीतेंगे तो बड़े मार्जिन से जीतने का मतलब है कि उनको टीम में तब्दीली की जरूरत नहीं है। आप ये बिल्कुल देखें ना, जैसे अकमल विकेट कीपिंग करेंगे, उमैर यूसुफ बाहर ही बैठेंगे। नहीं तो सरफराज तो वैसे ही सरफराज सरफराज नहीं खेलेगा, कप्तानी वही नवाजी करेगा। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल में जो टीम है अभी इनका कम्बिनेशन बना हुआ है, इसी को खिलाते रहे। अगर आपने 200-220 रन किए और उनको जल्दी आउट कर दिया, तो फिर आपके चांस इतने हैं कि आप बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। या फिर विकेटों से अगर 8-9 विकेटों से आप जीत जाते हैं, तो फिर आपका चांस बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा। लेकिन उस सूरत में होगा कि फिर पेशावर को ये दुआएं करनी पड़ेगी। बहरहाल देखना होगा। आपके ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर कोई तब्दीली करेगा जाज शेख साहब, या इसी अनचेंज साइड के साथ जाएगा? ये पिंडी में ख्याल है कि नई तब्दीली नहीं करेंगे, इसी साइड से जाएगा। ये विनिंग कम्बिनेशन ही बरकरार रखेगा। लेकिन उनकी जीत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोहम्मद हुसैन जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके, फास्ट बॉलर, और हाँ जी, और इसी तरह नसीम शाह हैं, वो भी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सके जो लोग उनसे तवक्को कर रहे थे। तो उनको परफॉर्म करना होगा। मार्टिन गुप्टल ने जो उनकी एक इनिंग्स, बहुत अच्छी इनिंग्स जो है वो ड्यू है, अभी तक उन्होंने शो नहीं की। ये उनके लिए मौका है कि वो अपनी इनिंग्स वो शो करें जिस तरह जैसन रॉय ने की थी, जिस तरह वो थे रिले रूसो ने की है। तो ये जो फॉरनर है ना, मार्टिन गुप्टन की तरफ ड्यू है। अगर वो आज शो करके और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो फिर मुल्तान सुल्तान को हराने में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान भी जीत के लिए उतरेगी, क्योंकि प्ले ऑफ मरले में भी ये भी चीज होगी ना कि रन रेट क्या है, किसने किसके साथ खेलना है, एक मैच किसके हिस्से में आएगा, और 2 मैच खेल के। हाँ जी, पहली 2 पोजीशन तो आ गई ना, पहली 2 तो पोजीशन पक्की हो गई। अभी तीसरी चौथी का मुकाबला हो रहा है। तीसरी आए या चौथी आए उसको बिल्कुल हाँ, इनको अब तो इंतजार करके खेलना भी, तो फिर भी उसमें ही देखिए तीसरी चौथी टीम को तो इंतजार ही करना है ना। उसने तो उस टीम से खेलना है जो हार गई पहले और दूसरे मुकाबले में, जो हार गई उसी से खेलना। लेकिन फिर अगर ये जीत के पहुंचेगी ना, तो फिर उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होएगा वो काफी फर्क होता है ना कि जीत के आ रहे हैं। बदी 2 लड़के जो कोयटा के हैं, हफीज और उमर अकमल, उन पर बहुत ज्यादा बात हुई, लेकिन उनको जहां मौका मिला उन्होंने परफॉर्म तो किया है। और उमर अकमल अगर आजम खान कंसिडर हो सकते हैं, शर्जील भी कंसिडर होना चाहिए, फिर उमर अकमल को भी कंसिडर करना। बिल्कुल, अगर देखें, अगर आपने फिटनेस का मेयार बनाया था उस पर खुद ही अमल नहीं कर रहे, अगर आजम खान के लिए आप फिटनेस नहीं है तो फिर उमर अकमल के लिए भी नहीं होनी चाहिए, फिर शर्जील के लिए और उमर अकमल फिट तो नजर आया ना, और विकेट कीपिंग की जहां उसको मौका मिला मेरे ख्याल में 2-3 मैच तो रहा है भाई। 4 मैचेस में आपने उसको बाहर बिठाया, एक मैच में वो 2 मैचेस में उसने रन नहीं किए, एक मैच में उसने आपको लिए अच्छी बैटिंग की और रन्स करके दिए। और मोहम्मद हफीज़ को देखो, जहां अपनी जगह पे मौका मिला है, अपने नंबर पे मौका मिला है, उन्होंने रन किए। पिछले मैच में हफीज़ की इनिंग्स देख लें, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है उसने जैसन रॉय के साथ, और
अगर आप देखें 41 रन जो उसने किए हैं वो भी कोयटा के लिए ज़रूरी थे और बहुत ज़्यादा अहम मौका था उस वक्त उन्होंने किए। तो मेरे ख्याल में ये होता है कि अब हम एकदम तनकीद आसिफ भाई करना शुरू कर देते हैं ना, एक बंदे को अगर चांस मिले और मुसलसल चांस मिले और फेल हो फिर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको मिला ही 8 में से 2 मैच हैं तो हम कैसे उस पर तनकीद कर सकते हैं। एजाज शेख साहब, आपका जो एक देरीना मुतालबा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सरफराज के नाक़िद आप रहे हैं पॉजिटिविटी में, लेकिन सरफराज के ना होने से उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर हो गया कोयटा का। बस ये गुड लक बैड लक का चक्कर होता, वरना सरफराज एक ऐसा मोरा था, एक ऐसा प्लेयर था, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था और आज हम ये बात कर रहे हैं कि उनके लिए बेहतर साबित हो गया। अब ये है कि सरफराज अहमद को खुद से अपने मुतल्लिक़ फ़ैसला करना होगा कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी फिटनेस क्या है, या मैंने टीम चेंज करनी है। तो उसके बारे में आप बहुत जल्द सुन लेंगे, ये ईद उल फितर के बाद ही, तकरीबन रमज़ान मुबारक के बाद ही, क्योंकि नया डिसीजन लेंगे नहीं, क्या क्रिकेट के हवाले से। क्या डिसीजन, रिटायरमेंट ले रहे हैं सरफराज? आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी प्लेयर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो खुद से कहे कि मैं जा रहा हूँ। आप शोएब मलिक क्यों नहीं जा रहे भाई? आप तो अपनी 24 साल क्रिकेट खेल ली यार, छोड़ दें, आप किसी और को आने दें। हम जब भी बात होती है हम कहते हैं कि शोएब मलिक बहुत फिट है, बहुत फिट है। अबे भाई फिट है, लेकिन आपने एक उम्र गुजारी है। देखो ना, ये सवाल आया ना, शोएब मलिक फिट है, आजम खान से ज्यादा फिट है, लेकिन आजम खान को क्यों ले रहे हैं? वो छक्के मार लेता है, हिटिंग कर लेता है। तो अब ये तो आप दोहरी बात कर रहे हैं एजाज साहब। देखिए बदी, मेरी बात सुने, बहुत ये है कि जब सरफराज को कप्तान बनाया गया था तो जो पैटर्न इनक्लोजर है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, वहाँ पे उन्होंने फौरी तौर पे मीडिया टॉक की थी। तो एक क्वेश्चन किया गया था, मैंने ही किया था, कि आप जब ये फील करेंगे कि अब आप खेलने के काबिल नहीं रहे या उंगलियां उठने शुरू हो गई यहाँ पे, तो क्या आप खुद ब खुद कैप्टनसी छोड़ देंगे कि आपको भी दीगर कप्तानों की तरह कॉलर से पकड़ के ही कोई निकालेगा? तो वो गुस्सा करके थे, वो मुस्कुराए भी थे। ये पुरानी बात बता रहा हूँ। तो फिर एक टाइम ऐसा ही आया कि फैसलाबाद में मैच था, तो वसीम खां को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको जाना पड़ा और उन्होंने उसके साथ जो सलूक किया वो भी पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री है। ज्यादती हुई। सरफराज को हटाना, T20 की कप्तानी से हटाना, पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ। तो इस हवाले से ऐसा हुआ, ऐसा होता रहा। अब है क्या? अब ये है कि अगर क्रिकेटर्स अपने से खुद से तय कर लें, हमारे तबसरों को भी नज़रअंदाज कर लें, खुद से ये डिसाइड कर लें कि ये मेरे लिए कौन सा अच्छा टाइम है कि खुद से मैं खैराबाद कह दूं, ताकि लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। और जो उन्होंने अच्छी शॉट्स खेली हैं, अच्छी इनिंग्स खेली हैं, जो फतुहात में अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया है, लोग उसको याद रखें, ना कि वो जो शिकस्तें उनकी वजह से हुई हैं वो उनके दिमाग में बैठ जाए तो उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें। तो खैर फैसला उन्होंने करना। कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी से हटा रहे हैं उनको। देखिए अभी पूरा ये तो PSL के लिए नेक्स्ट टाइम तो लग नहीं रहा जो मौजूदा सूरत है। अगले सीजन में मुझे नहीं लग रहा कि सरफराज कप्तान होंगे, और मेरे ख्याल में आप सरफराज को खुद भी फैसला कर लेना चाहिए। सही कह रहे हैं, 80 मैचेस आप खेल चुके हैं कोयटा की जानिब से, फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आपने क्रिकेट खेल ली है तो मेरे ख्याल में अगर आप कप्तानी छोड़ दें, अगर हाँ आप खेलना ही चाहते हैं तो आप किसी दूसरी फ्रेंचाइज को भी टाइम दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने 4 टीमें भी बदली हैं, तो आप भी बदल के देख लें। हाँ, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट का तो यही सुना है कि एक लड़का आज यहाँ से खेल रहा है, कल कहीं और से खेलेगा। बाबर आजम पहले कराची किंग्स में थे, अब पेशावर ज़ल्मी में। आजम पहले कोयटा में थे, अब वो इस्लामाबाद के साथ हैं। इस्लामाबाद की टीम में आप तब्दीलियाँ देखते रहते हैं, लाहौर की टीम को आप देखते रहते हैं, कुछ लड़कों को हटा के वो भी तब्दीलियाँ करते रहते हैं। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट का हुस्न ही यही है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि दिली लगाव हो गया मुझे कोयटा से तो मैं वहीं रहूँगा, या इस्लामाबाद से तो मैं वहीं रहूँगा। बहरहाल आज का मुकाबला बहुत अहम है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।